हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 8 अप्रैल 2024 और हम यहाँ पे डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर प्लस डिफरेंट अदर न्यूज़पेपर्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश होते हैं रिलेटेड टू योर प्रीलिम्स, हम यहाँ पे उसको डिटेल में और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया है किसी रीजंस के कारण, लेकिन आपका कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए देर ही सही लेकिन मैं वीडियो बना रही हूँ विद इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको लगे स्पीड स्लो है तो तेज़ में देख लीजिएगा, अगर तेज़ लगे तो स्लो में देख लीजिएगा, बस टाइम मत वेस्ट होने दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला आर्टिकल, जो कि है आपका कि UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, इन्होंने 55th सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया है। ये रेजोल्यूशन बेसिकली ये कह रहा है कि दुनिया भर के देशों को डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस और हार्मफुल ट्रीटमेंट या फिर हार्मफुल प्रैक्टिसेस से लड़ना चाहिए जो कि इंटरसेक्स लोगों के साथ होती है। इंटरसेक्स मतलब वो लोग जो बर्थ से ऐसे सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आते हैं जो टिपिकली मेल या फीमेल कैटेगरीज में फिट नहीं होते, जैसे उनका सेक्सुअल एनाटॉमी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हार्मोनल पैटर्न्स या क्रोमोसोम्स टिपिकली मेल या फीमेल में नहीं आते हैं। और हाँ, इनका जेंडर आइडेंटिटी या सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पॉपुलेशन का 1.7% तक इंटरसेक्स ट्रेट्स के साथ पैदा होते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि जो ट्रांसजेंडर हैं और जो इंटरसेक्स वाले लोग हैं वो सेम होते हैं, लेकिन नहीं, ट्रांसजेंडर अलग होते हैं और जो आपके इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स होते हैं वो अलग होते हैं। ट्रांसजेंडर कौन से होते हैं? ऐसे लोग जिनकी जेंडर की आइडेंटिटी मैच नहीं होती है बायोलॉजिकल सेक्स से, मतलब जिस बायोलॉजिकल सेक्स या जिस कैरेक्टरिस्टिक के साथ कोई बंदा या बंदी पैदा होती है या जन्म लेता है और उनकी जो जेंडर की आइडेंटिटी है वो अगर उससे मैच नहीं होती है तो वो लोग कौन होते हैं? ट्रांसजेंडर पर्सन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो, मिसमैच होता है पर्सन के इनर सेंस ऑफ जेंडर और फिजिकल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि देखने में वो हो सकता है मेल लगे लेकिन अंदर से वो क्या हो, फील करता हो कि यार मेरे अंदर फीमेल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये जब डिफरेंस आने लगता है, ये मिसमैच होने लगता है, तब आप पता लगा सकते हो कि ये बंदा या बंदी ट्रांसजेंडर है या फिर इंटरसेक्स वाला इंडिविजुअल है। नेक्स्ट आपका है मेन इशू यानी कि चैलेंजेस। मेन इशू ये है कि इंटरसेक्स पीपल को सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जस्ट बिकॉज उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। लोग उन्हें स्टीरियोटाइप्स करते हैं, गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, जैसे कि वो हमेशा बीमार या फिर गलत हैं। ठीक है, उन्हें बचपन से ही अननेसेसरी मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है इन एजुकेशन, जॉब, लीगल रिकॉग्निशन एट्सेट्रा। देखो, अब ये जो आपका रेजोल्यूशन था वो किसके द्वारा किया गया था? UNHRC। अब थोड़ा सा UNHRC के बारे में जान लेते हैं। UNHRC को 2006 में UNGA ने इस्टेब्लिश किया था। पुराने UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस करके ये बेसिकली UN का वो पार्ट है जो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट करता है ग्लोबली। हर UN मेंबर स्टेट का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड चेक करता है, वॉर क्राइम्स या
क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी पे इंक्वायरी सेटअप करता है और इसमें 47 मेंबर स्टेट्स हैं। तो ये था आपका इम्पॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू इंटरसेक्स। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एंटी डोपिंग से संबंधित, यानी कि जो हम स्पोर्ट्स में देखते हैं ना कि डोपिंग और एंटी डोपिंग, ये आर्टिकल उससे संबंधित है। वाडा की रिपोर्ट के हिसाब से, वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इंडिया में 2000 से ज़्यादा टेस्ट वाले देशों में फेल्ड डोप टेस्ट का सबसे हाई परसेंटेज है। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा नंबर है ये। डोपिंग मतलब एथलीट्स अपने परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे सब्सटेंस या मेथड्स का यूज़ करते हैं जो नेचुरली उनकी बॉडी में नहीं होता है। डोपिंग के रीज़न क्या है? पब्लिसिटी इन स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स में मिलने वाली पब्लिसिटी, इंजरी से जल्दी रिकवरी, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, जीतने की एक्सट्रीम डिज़ायर और केमिकल्स के बारे में कम नॉलेज होना, ये सारे क्या है? रीजंस हैं। डोपिंग करने के तरीके क्या क्या हैं, यानी कि मेथड्स की अगर हम बात करें तो 3 मेथड्स हैं। ब्लड और उसके कंपोनेंट्स को मैनिपुलेट करना, केमिकल और फिजिकल तरीकों का यूज़ करना, और जीन डोपिंग, यानी कि अपने जीन्स में थोड़े बहुत बदलाव करना जिससे एथलीट की जो भी परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाए। अब इसके बहुत सारे ना इम्पैक्ट्स होते हैं। इसका स्पोर्ट्स एथिक्स पे क्या असर पड़ता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। फेयर प्ले और स्पोर्ट्स स्पिरिट्स को डैमेज करता है और जो हार्डवर्क और रिस्क उठाने की वैल्यूज़ होती हैं स्पोर्ट्स में, उनका मजाक उड़ाता है। सबसे बड़ा इशू जो है, मॉरल वैल्यूज़ को भी डाउन कर देता है और स्पोर्ट्स को हेल्दी और एजुकेशनल एक्टिविटी होने की बजाय कुछ और बना देता है। इसका मतलब साफ है कि जो गलत करना है या फिर जो गलत कर रहा है उसको रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि जो डोपिंग से अपने आप को थोड़ा सा एफिशिएंट बना लेगा तो ऑब्वियसली वही जीतेगा, क्योंकि नेचुरली आपकी बॉडी वैसे वो काम कर नहीं रही थी और डोपिंग की वजह से आपने अपने आप को एफिशिएंट बना लिया है। तो आपने कहीं ना कहीं गलत किया है, तो जो गलत कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, अब आगे क्या सीन है, यानी कि सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो क्या है। देखो, इफ़ेक्टिव एंटी डोपिंग प्रोग्राम्स चलने चाहिए। एथलीट्स के लिए एंटी डोपिंग हेल्पलाइन होनी चाहिए और प्रोहिबिटेड सब्सटेंस के बारे में रेगुलर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न जो हमने ये देखा था कि उनको केमिकल्स की नॉलेज ही नहीं होती है, उनको नहीं पता, वो बस शॉर्ट टर्म उसका बेनिफिट देखते हैं, लॉन्ग टर्म उनको नहीं पता होता है कि उनकी बॉडी पे ये जो केमिकल है वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा। तो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन उनको रेगुलर बेसिस पे देनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एंटी डोपिंग एजेंसीज़ की। देखो, अगर हम वर्ल्ड की बात करें ना तो वर्ल्ड में है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और अगर हम नेशनल की बात करें या इंडिया की बात करें तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसको 1999 में बनाया गया था पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स को डोपिंग फ्री बनाने के लिए। फिर इंडिया का अपना नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो 2005 में बनाया गया था। ये एंटी डोपिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस के साथ मिलके। तो ये था काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कुमितिपाथी, यानी कि एक प्री हिस्टोरिक रीजन मिला है जहाँ पे केव पेंटिंग्स मिली हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। कुमितिपथी जो कोयम्बटूर के पास एक गांव है, वहाँ कुछ बदमाशों ने केव में रॉक आर्ट पेंटिंग्स को डैमेज कर दिया है। ये पेंटिंग्स कोंगो रीजन में बहुत इम्पॉर्टेंट है और तकरीबन 3000 साल पुराने हैं। इनमें एनिमल, ह्यूमन फिगर्स और चेरियट्स
यानी कि कुछ रथ टाइप के बनाए गए हैं वाइट पिगमेंट से। रॉक आर्ट बेसिकली पत्थर पे बनाए गए ड्राइंग्स, पेंटिंग्स या कार्विंग्स होती हैं जो मोस्टली पुराने या प्री हिस्टोरिक टाइम से हैं। ये एंशियंट जानवरों, टूल्स और इंसानों की एक्टिविटीज़ दिखाते हैं जिससे हमें उनके डेली लाइफ के इंसाइट्स मिलते हैं, लेकिन ये मोस्टली सिंबॉलिक होते हैं, रियलिस्टिक नहीं होते हैं। देखो यहाँ कुमिति पाथी में जो साइट है वहाँ पे वैरायटी ऑफ डिपिक्शंस हैं, जैसे एक एलिफेंट, चेरियट, कुछ लोग इसे पीकॉक भी कहते हैं, ह्यूमन फिगर्स और एंशियंट लोगों की लाइफ सीन्स। केव्स को शायद ड्वेलिंग के लिए यूज़ किया जाता था। वाटर और दूसरी चीज़ों को स्टोर करने के लिए छोटे छोटे होल्स भी हैं वहाँ पे। एक रॉक एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया है कि कुमिति पाथी के पेंटिंग्स एक ही पीरियड के नहीं हैं। आर्टिस्ट ने लाइकली इनऑर्गेनिक वाइट पिगमेंट और नेचुरल गम यूज़ किया है। रीजन में कुमिति पाथी जैसे ही और पेंटिंग्स भी हैं, जैसे आपका वेलारू कम, पलायम, ठीक है, और वीरालियूर, और कौन सा है, कोवानूर। इनमें जो हंटिंग सीन्स और दूसरी एक्टिविटीज़ भी डिपिक्ट होती हैं। एलिफेंट वाली पेंटिंग सबसे पुरानी मानी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि एलिफेंट इमेज का मतलब एलिफेंट ट्रेड हो सकता है, क्योंकि कुमिति पाथी दो जगहों मावुथमपथी और वेलांथावलम के पास है, लेकिन कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। हिस्टोरियंस भी एलिफेंट ट्रेड वाली जो थ्योरी है उससे डिसएग्री करते हैं। रोमन्स के साथ बल्कि ट्रेड का सपोर्ट तो है, लेकिन पेंटिंग्स और एलिफेंट ट्रेड का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये पेंटिंग्स डेली एक्टिविटीज़ या रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डिपिक्ट करते हैं, नॉट नेसेसरली एलिफेंट ट्रेड। ये फेस्टिवल या एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। यहाँ देखो, आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ट्राइबल लोगों ने शायद एंटरटेनमेंट के लिए या हंटिंग सीन्स डिपिक्ट करने के लिए हंटिंग सक्सेस बढ़ाने के बिलीफ से ये पेंटिंग्स बनाई थी। एक स्पेसिफिक फिगर जो कार जैसा लगता है वो एक्चुअली एक पीकॉक हो सकता है, और एक मुरुगन टेम्पल भी है वहाँ, जिससे लगता है कि अर्ली इनहैबिटेंट्स शायद इस डाइटी को वर्शिप करते थे नियर बाय मेगालिथिक बरियल साइट्स का कनेक्शन से। आर्कियोलॉजिस्ट ने एस्टिमेशन किया है कि ये आर्ट 5th सेंचुरी BCE तक की हो सकती है, यानी कि काफ़ी पुरानी ये साइट है। जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो कुमिति पाथी वेस्टर्न घाट पे पलक्कड़ गैप, यहाँ पे देखो ये जो है ना आपका पलक्कड़ गैप, पालाघाट या पलक्कड़ गैप, जो भी आप इसको बोल सकते हो, इसमें है, जो एक इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है तमिलनाडु और केरला को कनेक्ट करने में, ठीक है। एंशियंट टाइम में यहाँ पेरुवजीका के नाम से ट्रेड रूट्स थे। संगम पीरियड में भी यहाँ से 3 ट्रेड रूट्स जाते थे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट हो जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा प्रोजेक्ट आकाश तीर से संबंधित है। इंडियन आर्मी ने अपनी एयर डिफेंस को और मजबूत करने के लिए एक नया सिस्टम प्रोजेक्ट आकाश तीर स्टार्ट किया है। ये पूरी तरह से इंडिया में बनाया गया है और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है। इसका मेन काम है कि लो लेवल एयर स्पेस को, जो बैटल एरियाज़ के ऊपर होती हैं, मॉनिटर करेगा। इससे इंडियन आर्मी की ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। मतलब जो भी आपके एयर थ्रेट्स होंगे वो इस सिस्टम के ज़रिए इजीली स्पॉट हो जाएंगे और उसका मुकाबला किया जा सकता है। इससे एयर डिफेंस यूनिट्स, एक सेकेंड यहाँ देखो, जो इंडियन आर्मी के अंदर हैं
वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड तरीके से काम कर पाएंगे, मतलब सब मिलके ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क कर पाएंगे। और हाँ, ये जो प्रोजेक्ट आकाशतीर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है, तो बेसिकली ये इंडियन आर्मी को नेक्स्ट लेवल की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आकाशतीर। इसके नाम से ही पता चल पा रहा है आपको कि ये एयर डिफेंस सिस्टम होगा। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, थोड़ा सा लेट हो गया है, सॉरी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।